हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एक विषय टॉपिक नहीं विषय पढ़ाने जा रहा हूं, वो ज्योग्राफी का है, भूगोल का है। यद्यपि भूगोल में मैं इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 70 से 80 वीडियो बना चुका हूं और उसका एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आप चाहो तो इंडियन ज्योग्राफी की सारी वीडियो देख सकते हैं। वो मैंने टोटल इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो बनाई है। आप उस मतलब मेरे चैनल पर जा करके उस प्लेलिस्ट को सर्च कर लीजिए और आप देख सकते हैं। आज मैं आपको शुरू करने वाला हूं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि भूगोल कहते किसे हैं, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद सबसे पहला टारगेट मेरा टॉपिक इसमें यही रहेगा, ये सब बताने के बाद, कि यूनिवर्सल जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आज मेरी जो टॉपिक रहेगा मोस्टली वो भूगोल, भूगोल क्या है, भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, और उसके बाद जो इसका सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मैं जो पढ़ाऊं उसका आप नोट्स बनाते चलें। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस कर रहे हो या वीडियो कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, यहां तक ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब मेरी वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मुझे विश्वास भी है कि यहां से जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो मेरी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। बस अर्थ में यही है कि आप बगैर स्किप किए हुए मेरी वीडियो को देखिए और अपना एक नोट्स बनाइए जो एग्जाम टाइम में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो। तो सबसे पहले मैं बताता हूं भूगोल। भूगोल कहते किसे हैं, भूगोल का मतलब क्या है। तो देखिएगा, भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। भूगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। इसमें इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है जियो, एक होता है ग्राफी। एक होता है जियो, एक होता है ग्राफी। मतलब जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है भूगर्भ, भूगर्भ। और भूगर्भ का अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है भूगर्भ, भूगर्भ का मतलब होता है पृथ्वी। इसी तरीके से ग्राफी का जो मतलब अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब स्टडी, अध्ययन करना। तो इसके जो संधि विच्छेद है, इससे इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी, पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। इसमें आप केवल पृथ्वी नहीं, जैसे मान के चलिए ये क्या है, एक पृथ्वी है। ये क्या है? अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी की सतह ये है। ये क्या है? पृथ्वी का सतह है। आप मान के चलिए यहां पर खड़े हुए हैं, यहां खड़े हुए हैं, तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह का भी अध्ययन किया जाएगा। किसका? सतह मतलब स्थल मंडल का। सतह का अध्ययन करेंगे मतलब स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर
पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है जिसमें हवा वगैरह हवा है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के ऊपर जो देखते हैं हम लोग वायुमंडल, इसका अध्ययन करेंगे। यह भी भूगोल के अंतर्गत आता है। और इसके बाद देखेंगे पृथ्वी के गर्भ में जाएंगे। कहां पर? गर्भ में। गर्भ में जाएंगे तो पृथ्वी के गर्भ का, पृथ्वी के अंदर इसमें क्या है, कितना टेम्परेचर है, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो भूगोल के अंतर्गत देखा जाए तो पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर जो भी चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, मानवीकृत चीजें हैं, जिनका उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से मेटल हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इनको संयुक्त, सबको सम्मिलित रूप से मिला लिया जाए, उसको क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? भूगोल कहा जाता है। एक परिभाषा के रूप में देखें, एक परिभाषा के रूप में यदि हम इसको देखते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है, अगर एक परिभाषा के रूप में हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं, कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है, क्योंकि विज्ञान में मित्र देखा होगा आपने, हर चीज का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में भी हर चीज का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। उसी तरीके से भूगोल में भी, भूगोल की अनेक ब्रांचेस, शाखा हैं, इसमें भी इसी तरीके से हर शाखा का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे आप सबसे पहले यूनिवर्सल पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, उसके बाद गैलेक्सी पढ़ेंगे, गैलेक्सी के बाद आप देखेंगे सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सौर मंडल पढ़ेंगे, सौर मंडल में सूर्य पढ़ेंगे, उसके बाद 8 ग्रह पढ़ेंगे। ये क्या है? क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, सिस्टमैटिक है ये। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से विज्ञान है, उसी तरीके से भूगोल भी है। तो भूगोल वह विज्ञान संबंध विषय है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण मैंने मित्र आपको बता चुका हूं, वायुमंडल को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। के मध्य अंतर संबंध को प्रकट करता है। अब बताता हूं मित्र, करता है। देखिए, भूगोल वह विज्ञान संबंध विषय है जिसमें मानव, जैसे आप यहां खड़े हुए हैं, मानव तथा उसके पर्यावरण जो इसके चारों तरफ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ आपको जो चीजें दिखाई देती हैं, उसके बीच में मानव का जो संबंध है, अंतर संबंध है, उन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, उसे ही भूगोल कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। आप चाहे इस परिभाषा को नोट कर लें मित्र, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, भूगोल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। भूगोल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूगोल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं वो देखिएगा। तो भूगोल में हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं मोस्टली। भूगोल में 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। एक तो हम अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल,
भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल उसे कहते हैं ऐसी चीजें जो आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति ने बनाई हो, जैसे पहाड़, नदी, वायुमंडल। ये सब क्या है? भौतिक भूगोल के तहत आते हैं। नदी हुई है, पहाड़ हुआ, वनस्पति हुई है, जलमंडल हुआ, स्थल मंडल हुआ, प्रकाश हुआ, सूर्य हुआ, तारे हुए, जो प्रकृति द्वारा बने हुए हैं, वे सभी चीजें क्या होती हैं? भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इसे ही भौतिक भूगोल कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे जैसे भौतिक वस्तुओं में आप पढ़ेंगे स्थल मंडल को, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। भौतिक भूगोल के हम अंतर्गत हम किसका पढ़ेंगे? उसके बाद जलमंडल। ये सब भौतिक भूगोल के तहत आते हैं, यहां से क्वेश्चन मित्र बनते हैं। उसके बाद वायुमंडल, के बाद जैव मंडल। ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो मैंने आपको 4 पॉइंट लिखाए, इनका हम अध्ययन करेंगे भूगोल के तहत। ये भौतिक भूगोल के तहत आती हैं, और ये सब कुछ प्रकृति द्वारा डिसाइड किया हुआ है। मानव ने इसमें मानव ने इसमें कुछ नहीं बनाया है। हाँ, मानव ने इसमें डिस्टर्ब जरूर किया है, जिसका परिणाम वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के रूप में मनुष्य उसे झेल रहा है। तो ये भौतिक भूगोल के तहत आते हैं। उसके बाद देखते हैं जो मानव भूगोल है। मानव भूगोल में जैसे आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे हम। मनुष्य कौन कौन सी आर्थिक क्रिया करता है? कृषि करता है, पशुपालन करता है, व्यापार वाणिज्य करता है, परिवहन के साधन क्या हैं? ये जो क्रिया मानव द्वारा की जाती हैं, वो मानव भूगोल कहलाती है, जिसमें आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में जैसे कृषि हुआ, परिवहन हुआ, पशुपालन हुआ, जो आर्थिक सेक्टर के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र के तहत आते हैं, वो आपके आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल भी मानव भूगोल के तहत ही आता है। उसके बाद राजनीतिक भूगोल। भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो भूगोल में हम जिन चीजों का अध्ययन करेंगे, वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और यहीं से आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए मित्र, यदि हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं यदि हम इन सब का अध्ययन करते हैं, तो हम सबसे पहले जो अध्ययन करना पड़ेगा उन्हें हमें, तो सबसे पहले हमें पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ेगा। किसका? पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ेगा। यदि हम इनका अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ेगा। पृथ्वी के अंतर्गत आपका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि पृथ्वी कहां से आई। तो इसके लिए आपको सौर मंडल को समझना पड़ेगा। सौर मंडल का अध्ययन करना पड़ेगा। सौर मंडल का अध्ययन करने से पहले कि सौर मंडल कहां से आया, इसके लिए आपको आकाशगंगा का अध्ययन करना पड़ेगा।
आपको आकाश गंगा का अध्ययन करना पड़ेगा और इन आकाश गंगाओं का अध्ययन करने से पहले आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझना पड़ेगा। अर्थात यदि आपको ये सारे विषय पढ़ने हैं, ये टॉपिक सबसे पढ़ने शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आपको ब्रह्मांड यूनिवर्सल के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ब्रह्मांड समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड कहां से आया, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, भूगोल वेत्ताओं ने या वैज्ञानिक वेत्ताओं ने इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए जो एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके विषय में मोस्टली आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज मेरा जो टॉपिक है वो आपको बताने वाला हूं ब्रह्मांड यूनिवर्सल। आप इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लें मित्र। मेरा टॉपिक है ब्रह्मांड। यूनिवर्सल ब्रह्मांड। आप भी मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे मित्र और शुरू से नोट्स बनाएं। मैं वादा करता हूं यदि आप मेरी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से लगातार देख लेंगे बगैर स्किप किए हुए, तो मेरा विश्वास है आप पीसीएस जैसा एग्जाम देते हैं वहां से भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरी वीडियो से। बशर्ते आपको मैं जो वीडियो पढ़ाऊं बताऊं मैं उसे आप नोट करते जाएं और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते जाएं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है मेरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यूनिवर्सल। तो देखिए इसे पढ़ने का एक सिस्टम होता है मित्र। इसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यदि आपको स्थल मंडल के बारे में जानना है तो सबसे पहले पृथ्वी को समझना पड़ेगा। जस्ट मैंने आपको बताया है पृथ्वी से पहले आपको सौर मंडल का ज्ञान होना चाहिए। सौर मंडल से पूर्व आपको आकाशगंगा के बारे में जानकारी होना चाहिए। और हम फाइनल पॉइंट पे आते हैं, आकाशगंगा के बाद आपको ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक सीरीज है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्मांड को बारे में जानकारी है, उसके बाद आपको इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद सौर मंडल को, उसके बाद पृथ्वी को। तो देखिए मैं ब्रह्मांड के बारे में बताता हूं कि अंतरिक्ष में अनंत काल में एक बिंदु होता था, एक शून्य होता था। फिर समझिए अनंत काल में उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य होता था और उस शून्य में अनंत गुरुत्वाकर्षण बल था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। फिर एक बात समझिए, अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य होता था, कोई केंद्र बिंदु था, उस केंद्र बिंदु में अनंत गुरुत्वाकर्षण बल था और वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके तरफ, जैसे मान के चलिए अनंत काल है कोई और इसमें एक शून्य है, ये कोई बिंदु है। इस बिंदु को सिमिलरिटी कहा जाता था। क्या कहा जाता मित्र? सिमिलरिटी। इस बिंदु को सिमिलरिटी कहा जाता था। इसमें अनंत मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण इसकी तरफ जो भी पदार्थ थे वो इस तरीके से आकर्षित होते थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से शक्ति से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। आज जो भी सूर्य तथा जो 8 ग्रह हैं वो ग्रेविटी के कारण ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इसमें अनंत मात्रा में क्या थी? गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी
इससे क्या हुआ, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण, बल के कारण इसमें जो आद्य पदार्थ था, खाद्य पदार्थ नहीं आद्य पदार्थ, वो इसमें आकर के संघनन होता गया। ये है जैसे ये समझिएगा, ये आपका सिमिलरिटी है, 0 पॉइंट है। इसके तरफ जो भी आद्य पदार्थ थे, आद्य पदार्थ, वो ग्रेविटी कारण, किसके कारण, मतलब ग्रेविटी कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो आद्य पदार्थ इसमें जाकर के संघनित हो गए। क्या हो गए, ये संघनित हो गए इस तरीके से, इस तरीके से संघनित हो गए। इतना मित्र आपको क्लियर हो गया। संघनित होने के बाद इसमें क्या हुआ, ये पदार्थ क्या हो गए, संघनित हो गए। इसमें क्या हुआ, पदार्थ संघनित होने के कारण इसमें ऊष्मा या तापमान, ऊष्मा या तापमान इसमें बढ़ता चला गया। जैसे जैसे पदार्थ इसमें संघनित होते गए ग्रेविटी कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वैसे वैसे इसमें तापमान बढ़ता गया और ऊष्मा बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया, क्योंकि ऊर्जा है, ऊष्मा है, ऊर्जा है या तापमान है, वो विमुक्त होना चाहता है। कैसा होना चाहता है, विमुक्त होना चाहता है। फिर समझिए एक बार कि जैसे जैसे अनंत काल में सिमिलरिटी पर जो भी आद्य पदार्थ थे वो संघनित होते गए और संघनित होने के कारण यह क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही। काफी मात्रा में पदार्थ संघनित होते गए, जिस कारण उस सिमिलरिटी में, उस बिंदु पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा इकट्ठी हो गई। और ऊर्जा का यह नियम है कि वह मुफ्त होना चाहती है। क्या होना चाहती है, मुफ्त होना चाहती है। ऐसी अवस्था में उस ऊर्जा ने अपने आप को मुफ्त किया, जिससे मुफ्त करने के कारण ऐसी कंडीशन में इस सिमिलरिटी में क्या हो गया मित्र, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट हो गया। इतना क्लियर हुआ। मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं आपको। मेरा टॉपिक क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई वो मैंने बताया। एक बार फिर देखिएगा कि अनंत काल में अपने अंतरिक्ष में एक कोई केंद्र बिंदु था, शून्य था, एक बिंदु था जिसे सिमिलरिटी कहा गया। क्या कहा गया इसे, सिमिलरिटी। ये क्या है, सिमिलरिटी, जो मैंने रेड से आपको इंडिकेट किया है। हुआ ऐसा, इस सिमिलरिटी में, इस बिंदु में असंख्य मात्रा में ग्रेविटी थी, असंख्य मात्रा में ग्रेविटी थी। और ये आप जानते हैं दुनिया में ग्रेविटी से बढ़कर के, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बढ़कर के कोई भी शक्ति नहीं है। हुआ ऐसा, इस अंतरिक्ष में जो भी आद्य पदार्थ थे वो ग्रेविटी कारण एक जगह इकट्ठे हो गए। इस तरीके से जो मैंने ब्लैक से दर्शाया है वो एकत्रित होते गए। सॉरी, होते गए, वो संगठित होते गए। क्या होते गए, संगठित होते गए। इस संगठित होने की क्रिया में होता ऐसा है कि इसमें ऊष्मा या ऊर्जा या तापमान इसका निरंतर बढ़ता गया। इस सिमिलरिटी का टेम्परेचर क्रमशः बढ़ता गया। बढ़ने के कारण एक समय ऐसा आया कि ऊष्मा थी वो विमुक्त होना चाहती है। ये ऊष्मा का नियम है कि मुफ्त होना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में इस सिमिलरिटी में एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट हुआ। क्या हुआ मित्र, विस्फोट हुआ। इसे ही महाविस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, महाविस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाविस्फोट कहा जाता है। और इससे असंख्य मात्रा में
जो आद्य पदार्थ थे वो इस तरीके से अलग होते गए। इससे महाविस्फोट से जो आद्य पदार्थ थे वो इस तरीके से मित्र अलग होते गए, इस तरीके से, इस तरीके से ये अलग होते गए। ये महाविस्फोट की घटना है। ये महाविस्फोट की घटना अगर देखा जाए, महाविस्फोट की घटना आज से वर्तमान से लगभग लगभग 15 अरब 15 बिलियन 15 अरब वर्ष पहले हुई। यह महाविस्फोट की घटना है मित्र। यह वर्तमान से लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई। अब आप कैसे कह सकते हैं, उस समय कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं था कि ये 15 अरब वर्ष पहले भी हुई थी। इसका बारे में मित्र बताऊंगा, आप खुद कहेंगे हाँ ये रियल सत्य है, क्योंकि इसके लिए आपने विज्ञान में पढ़ा होगा डापलर प्रभाव, वो इस पर ही मोस्टली आधारित था। तो देखिएगा, जब ये विस्फोट हुआ, आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसे हटाता हूं थोड़ा सा। मित्र, इस महाविस्फोट के दौरान 3 चीजों का जन्म हुआ। इस महाविस्फोट के दौरान मित्र 3 चीजों का जन्म हुआ। वो चीज कौन कौन सी थी? सबसे पहले जो विस्फोट हुआ तो पदार्थ एक दूसरे से दूर गए। क्या हुआ? जब विस्फोट हुआ, जैसे 1 सेकंड हुआ है विस्फोट हुए, तो 1 सेकंड में पदार्थ एक दूसरे से दूर गए। तो जो दूरी, सबसे पहले जो दूर जाएंगे तो उसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। सबसे पहले टाइम का जन्म हुआ। किसका? टाइम का जन्म हुआ, समय का जन्म हुआ। उसके बाद दूरी का जन्म हुआ। कोई पदार्थ यहां पर था, यहां से कोई पदार्थ यहां पर था, यहां से कोई पदार्थ इस तरह दूरी गया, तो इसके बीच की क्या हुई? दूरी, दूरी या स्थान का जन्म हुआ। इसके बाद देखेंगे कि कोई पदार्थ था, कोई चीज थी, उसका जन्म हुआ, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। पदार्थ का जन्म हुआ, मतलब समय पहले नहीं था। महाविस्फोट से पहले ना तो समय था, ना दूरी थी, ना पदार्थ था। लेकिन इस महाविस्फोट के बाद जस्ट 1 सेकंड बाद समय का जन्म हुआ, क्योंकि विस्फोट होने के जस्ट सेकंड बाद एक यहां से कोई पदार्थ यहां तक पहुंच गया, एक जो समय, इसके बीच में जो समय लगा, उस टाइम का समय का जन्म हुआ। तभी से समय की गणना की जाती है। उसके बाद कोई पदार्थ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, चाहे 1 सेकंड में गया हो, 2 सेकंड में गया हो, तो उस समय दूरी या स्थान का जन्म हुआ। और उस पदार्थ का जन्म हुआ, जो पदार्थ गया हुआ है, इससे अलग हुआ है, उस पदार्थ का जन्म हुआ। तो 3 चीजों का इस तरह जन्म हुआ। अब देखिए मित्र, जो महाविस्फोट की घटना हुई, उससे जो पदार्थ अलग हुए, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, ये ब्लैक मार्कर से, इन्हें निहारिकाएं कहा गया। क्या कहा गया मित्र? इनके निहारिकाएं। निहारिकाएं कहा गया। निहारिका मीन्स मतलब इन्हें आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। निहारिका को क्या कहते हैं? आकाश गंगा या गैलेक्सी कहा जाता है इसे। इन्हें क्या कहा जाता है? आकाश गंगा या निहारिकाएं का जन्म हुआ। जो पदार्थ थे वो किस्म बदल गए, निहारिका या आकाश गंगा का उन्होंने रूप ले लिया। आप इसे नोट कर लीजिए मित्र।
इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब देखिए, जब ये महाविस्फोट हुआ तो अनेक आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। क्या हुआ? अनेक आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। महाविस्फोट के दौरान अनेक आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। के दौरान असंख्य निहारिका या आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। पहला पॉइंट समझिए मित्र, जो ब्रह्मांड है हमारा वो असंख्य निहारिका या आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। पहली परिभाषा आपकी ये क्लियर हो गई कि जो ब्रह्मांड है वो असंख्य निहारिका या गैलेक्सी से मिलकर के बना है। अगर हम परिभाषा में हम दे सकते हैं कि अगर पूछा जाता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगा या निहारिकाओं का पुंज है। ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगा या निहारिकाओं का पुंज है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मित्र। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको मैंने क्लियर करा दी। इस निहारिकाओं मित्र आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी अपनी एक अलग आकाश गंगा है जिसका आकाश सर्पिलाकार है। इसमें असंख्य तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के ये जो ग्रह हैं 8 ग्रह इनको संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। असंख्य तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। क्या है मित्र? सूर्य भी एक तारा है। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य कैसा तारा है तो आप बता सकते हैं सूर्य पीला तारा है। कैसा तारा है? सूर्य पीला तारा है। यदि इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य एक पीला तारा है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में देखिए एक आपने भूगोल वेत्ता का नाम सुना होगा एडविन हब्बल। क्या नाम है? एडविन हब्बल, जिसने गैलीलियो का आविष्कार किया था, जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था या दूरबीन का आविष्कार किया था। एक भूगोल वेत्ता थे एडविन हब्बल, जिसने टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, दूरबीन की एडविन हब्बल ने टेलीस्कोप मतलब दूरबीन का आविष्कार किया और उसके द्वारा उन्होंने देखा कि जो आकाश गंगा है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। फिर समझिए एडविन हब्बल ने भूगोल वेत्ता थे, जर्मन निवासी। इन्होंने देखा कि जो आकाश गंगा है हमारी ब्रह्मांड में जितनी भी आकाश गंगा है वो एक दूसरे से इस तरह से दूर जा रही है। पॉइंट यहां से निकलता है, मैंने आपको यह बताया था कि जो महाविस्फोट की घटना है वो 15 अरब वर्ष पहले घटना घटी थी। तो इन्होंने देखा कि
अपने टेलीस्कोप के माध्यम से कि जितनी भी आकाशगंगा हैं वो एक दूसरे से, जैसे ये आकाशगंगा है इससे ये दूर जा रही है, इस तरीके से ये एक दूसरे से दूर जा रही है। ये इन्होंने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा। जब दूर जा रही है तो एक कंडीशन मित्र ऐसी भी रही होगी जब ये बिल्कुल नजदीक होंगी। नजदीक मतलब एक किसी बिंदु पर होंगी। ये एक समय ऐसा रहा होगा कि ये जो आकाशगंगा है, निहारिका है, ये एक समय एक दूसरे के पास रही होंगी, इस तरीके से एक दूसरे के पास रही होंगी। इन्होंने एडविन हब्बल ने बताया कि एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा रहा होगा कि ये एक दूसरे के पास होंगी तो बिल्कुल सटी हुई होंगी, एक संगणक एक पुंज के रूप में होंगी। जब उस पुंज में, अब देखिएगा फिर समझिए, ये एक दूसरे के पास होंगी। जब ये महाविस्फोट की घटना हुई और ये दूर जा रही है, इनकी गति से ये अनुमान लगाया गया डॉपलर प्रभाव द्वारा कि ये घटना लगभग आज से 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसी से यह अनुमान लगाया गया कि यह घटना आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले घटी होगी, और यह बिल्कुल सही प्रमाण है। इसमें जो विस्फोट हुआ उसे महाविस्फोट की संज्ञा दी गई। अब देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए मित्र, ये जो महाविस्फोट हुआ था, ये जो महाविस्फोट हुआ था, महाविस्फोट जो हुआ था इसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहा जाता है। जो महाविस्फोट की घटना को क्या कहा जाता है? बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमिंटियर ने दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया? सिद्धांत को किसने दिया था? जॉर्ज लेमिंटियर। इस सिद्धांत को किसने दिया था? महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत को पूछा जाता है तो जॉर्ज लेमिंटियर ने सिद्धांत को दिया। और वैगनर, एक भूगोलवेत्ता और अच्छे थे, वैगनर ने इस सिद्धांत की पुष्टि कर दी। क्या कर दी? सिद्धांत की पुष्टि कर दी, हाँ ये सही है, पुष्टि कर दी। जो वैगनर था, वैज्ञानिक थे, इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत की जो पुष्टि कर दी कि हाँ बिल्कुल सही है। ये 1966 में किया था। इसकी पुष्टि कब कर दी? 1960 में। महाविस्फोट को बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले जॉर्ज लेमिंटियर ने इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, और वैगनर जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इस सिद्धांत की पुष्टि कर दी। आप नोट करिए, और ये जो सिद्धांत की पुष्टि की थी वैगनर ने, वो डॉपलर प्रभाव, जो डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव सिद्धांत के, डॉपलर प्रभाव सिद्धांत के अनुसार इस बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन पुष्टि की थी, क्योंकि जो डॉपलर प्रभाव है वो इसी पर आधारित है।
इसी के आधार पर वैगनर ने इसकी पुष्टि की थी। अब देखिए मित्र, ये महाविस्फोट की घटना ये पूछा जाता है मित्र, इसकी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए, महाविस्फोट के बाद मित्र देखते हैं कि दो चीजों का विकास हुआ। एक तो मूल कण, मूल कण इसे फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल कहते हैं। महाविस्फोट के दौरान दो चीजों का जन्म हुआ, एक तो मूल कण, दूसरे होते प्रतिकण। क्या होते हैं? प्रतिकण, जिन्हें एंटी पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी पार्टिकल। इस महाविस्फोट के दौरान मूल कण जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं मूल स्वर आ, ई, उ और शी, ये मूल स्वर हैं। इनसे ही अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो जितने भी आप वायुमंडल में अपनी पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं चीजें देख रही हैं, वे मूल कण से मिलकर के बनी है। वे किससे? मूल कण से, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। इनकी जैसे आप देखेंगे, इनका नाम भी दिया जाता है, इनका नाम भी मित्र दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मूल कण हैं। इनकी खोज किसने की थी आप अच्छी तरह जानते होंगे, या आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसके लिए एक फॉर्मूला था ईंट पर नाच, वो आप खुद जानते होंगे, ये छोटी चीजें हैं। तो वर्तमान में देखा जाए, जो मूल कण हैं 30 से अधिक मूल कणों की खोज हो चुकी है। वर्तमान समय में देखा जाए 30 से अधिक मूल कणों की खोज हो चुकी है। प्रतिकण किसे कहते हैं मित्र? प्रतिकण आप ये सोचें कि मूल कणों से मिलकर के जो कोई कण बनता है उसे प्रतिकण कहा जाता है, ऐसा गलत है, ऐसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मूल कण का मतलब यह है कि प्रतिकण का मतलब यह है कि एक कण और दूसरा कण दोनों इस तरीके से टकराएं कि दोनों नष्ट हो जाएं। प्रतिकण का मतलब यह होता है कि संलयन की क्रिया में ये एक दूसरे से इस तरह टकराएं कि दोनों ही जलकर राख हो जाएं, दोनों ही नष्ट हो जाएं, उन्हें प्रतिकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? प्रतिकण कहा जाता है। अब देखिए, यह आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे कि महाविस्फोट के दौरान, अभी हम महाविस्फोट में चल रहे हैं, महाविस्फोट के दौरान असंख्य निहारिका, मतलब बादलों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? बादलों का निर्माण हुआ। विस्फोट के दौरान क्या हुआ? बादलों का निर्माण हुआ। इन बादलों में कुछ पदार्थ थे, उन पदार्थों में क्या था? हाइड्रोजन, उनमें क्या था? हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन संलयन क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? संलयन क्रिया द्वारा हीलियम में परिवर्तित हो रही थी। किसमें? हीलियम में परिवर्तित हो रही थी। बादल बने, निहारिकाएं बनी, और इसमें क्या हुआ? जो पदार्थ थे, जो मोस्टली किस्म बने हुए थे, हाइड्रोजन के बने हुए थे, और इसमें संलयन क्रिया हो रही थी। संलयन क्रिया के कारण यह पदार्थ, जो कण थे, परमाणु थे, वह किसमें बदल रहे थे? हीलियम में बदल रहे थे।
तो देखिएगा, इन बादलों से निहारिकाओं का जन्म हुआ, निहारिकाओं का जन्म हुआ, और निहारिकाओं से तारों का जन्म हुआ। किसका मित्र? तारों का जन्म हुआ। जैसे सूर्य मैंने बताया था आपको तारा है, और ये तारे किसमें है? आकाशगंगा में। सीधी सी बात यह है, बादलों से निहारिका बनी, निहारिकाओं से आकाशगंगा बनी। क्या बनी? आकाशगंगा बनी। और आकाशगंगा में क्या है? असंख्य तारे हैं। क्या है मित्र? असंख्य तारों का निर्माण हुआ। और इन तारों से ही, इन तारों से सौर मंडल का निर्माण हुआ। किसका? सौर मंडल का निर्माण हुआ। निहारिका से बादलों का निर्माण हुआ, बादलों से निहारिका से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, आकाशगंगा में असंख्य तारे हुए, तारों से मिलकर क्या बना? सौर मंडल बना। क्योंकि सूर्य हमारा एक तारा है। क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है, और इसका अपना एक परिवार है। इस परिवार को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो दोस्तों, यहां से एक चीज निकल के आई कि जो महाविस्फोट की घटना घटी थी, इसे आप याद रखेंगे 15 अरब वर्ष पूर्व घटी थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपसे यह पूछा जाता है सौर मंडल कब बना था, अगर आपसे यह पूछा जाता है तो सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 4.5 अरब वर्ष पूर्व। 4.5 अरब वर्ष पूर्व। जैसे महाविस्फोट की घटना 15 वर्ष पूर्व हुई थी, उसी समय लगभग वर्तमान से 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था। तो मित्र, अब मैं आपको मोस्टली गैलेक्सी बताऊंगा, आकाशगंगा के बारे में बताऊंगा, आकाशगंगा के बाद उस पर सौर मंडल के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो मोस्टली गैलेक्सी पे होगा। आपने इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो जो मेन फैक्ट आते हैं क्वेश्चन, वो आपको मैंने बता दिए हैं इसमें। यदि आप इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उनके आप कमेंट्स में उसके आंसर दे दिया करिए। जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था कि आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो उसके आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ये मेरी आपसे अपेक्षा और आशा भी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।